स्टार्ट विथ डिस्कशन ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन पर ना दो चीजें ध्यान में रहनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट ग्रेविटेशन का ध्यान में रहना चाहिए, कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरेटिव क्वेश्चंस मतलब कैसे? अर्थ की रेडियस डबल हो गई, मास ट्रिपल हो गया, तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना रहेगा, या देयर इज वन प्लैनेट एंड देयर इज अनदर प्लैनेट, उनके डेंसिटी का कुछ रिलेशन दे देंगे और ऐसा कुछ बताएंगे और फिर आपको वैल्यूज निकालने के लिए कहेंगे। सो ये कंपैरेटिव क्वेश्चन ग्रेविटेशन पर काफी पूछे जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इनको जोड़ देते हैं ना। सो ध्यान में रखना, जैसे ग्रेविटेशन में हमारा मास है, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज है। जैसे यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है, वैसे यहाँ पर 1/4πε0 है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस है कि जो जिनको रिलेट करते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से घुमाते हैं। हाँ, एक चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए, दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, while इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज। अगर अनलाइक चार्जेस है तो इट विल बी अट्रैक्टिव, एंड इफ लाइक चार्जेस है तो दिस विल बिकम रिपल्सिव। सो ये एक डिफरेंस रहेगा, अदरवाइज ये दोनों भी सिमिलर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, अगर ये पार्ट हमें पता है तो वी कैन मूव अहेड। शुरुआत होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? ये जो फोर्स रहेगा, ये गिवन, ये दिया जाएगा ये मास m1 है, ये मास m2 है, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इट इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ध्यान में रखना चाहिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स between m1 and m2 is internal force for system consisting of masses m1 and m2। m1 एंड m2 की मिलाकर अगर आप कोई सिस्टम कंसिडर कर रहे हो तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ये इंटरनल फोर्स रहेगा। एंड इफ दैट इज द केस, इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम will not move or will not change। क्यों? तो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा क्या? अगर m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास लिया तो m1 एंड m2 विल बी पार्ट ऑफ सिस्टम, और अगर ये सिस्टम का पार्ट है तो
इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। इंटरनल फोर्सेस है तो डेफिनेटली इनका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं होने वाला है। क्या सही है? हाँ सर, ये ध्यान में रखना। अब जैसा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है बिकॉज ऑफ मास। ठीक है, सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स पर यूनिट मास ये आ जाएगा जी m1 अपॉन आर स्क्वेयर। लगे तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। ठीक है, दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। इसलिए आपने कहा जी m1 अपॉन आर स्क्वेयर, ये यूनिट मास रहेगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। सो अगर आप कोई शेल कंसीडर करते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू शेल, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो जैसे हम अर्थ के लिए कहते हैं हाँ, आउटसाइड शेल अगर कोई पॉइंट है तो क्या होगा? तो यहाँ पर हम कहते हैं कंप्लीट मास इज सिचुएटेड एट द सेंटर। फिर क्या हो सकता है? ऑन द सरफेस, अगर सरफेस भी होता है तो भी ये ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी gm अपॉन आर स्क्वेयर, वेयर r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, और इनसाइड द शेल सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी 0। सर 0 क्यों कहा आपने? दिस इज शेल, शेल है, इसका मतलब क्या होगा? ये इस प्रकार से रहेगी। सो ऐसे सभी पॉइंट जो इनसाइड है तो उनके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड 0 रहेगी।
इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है। हाँ, सॉलिड स्फीयर रहा तो ये पिक्चर कंप्लीटली अलग रहेगा, उसके बारे में हमने देखा है। In case of solid sphere, we consider it is made up of multiple layers. So, for surface and points outside the sphere, the relation will remain same. The relation will remain same. ठीक है, कहां पर? आउटसाइड द स्पीयर। सो सरफेस पर भी वही रहेगा, अंदर जाओगे तो क्या होगा, ये रिलेशन चेंज होगा, और फिर वहां पर हम कहते हैं inside sphere we will write the gravitational field will be capital G capital M upon R upon capital R का क्यूब। Here दो चीजें ध्यान में रखो। हाँ, capital R is radius of sphere while small r is distance of point from center। ठीक है। सो एक्चुअली ये जो एम है ये टोटल स्फीयर का मास है, और हमें पता है दिस एम, ये कंप्लीट एम पूल करने में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला है। ठीक है, ये ऐसी लेयर्स होगी। तो सिर्फ ये पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये बाहर वाला पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, एंड उसके कारण ये रिलेशन इस प्रकार से हमने लिखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, तो नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। सो देखो, in case of acceleration due to gravity, g की वैल्यू रहती है कैपिटल जेम m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सो
for point at height h, g आ जाएगा g m r प्लस h का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो g इक्वल टू g एट हाइट h इक्वल टू g into bracket 1 minus 2h upon r where r is radius of earth. ये आप तभी लिखोगे where this h is very small compared to r. अगर अर्थ की रेडियस 6400 है तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसे के लिए हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिलेशन है डेप्थ d का, या एक्चुअली आना चाहिए g इनटू मास, छोटा m लिख रहा हूं मैं जानबूझकर, इनटू d का स्क्वायर। ठीक है, या r माइनस d का स्क्वायर, ये रिलेशन बन जाता है g ऑफ d इक्वल टू, लगे तो इस m को डिफरेंट कलर में दिखो, it is effective mass which is contributing in pool, so g of d equal to gm r minus d अपॉन re का क्यूब, ये बन जाता है g 1 माइनस d अपॉन r। यहाँ पर कोई भी एजम्पशन नहीं है। ठीक है, इस पार्ट पर हाँ देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर इतने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, e की वैल्यू इतनी है, तो कितने डेप्थ पर यही वैल्यू रहेगी, इस टाइप के कंपैरेटिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट h, फॉर पॉइंट एट डेप्थ d ये रिलेशन है। सो देखो ऐसे कंपैरेटिव क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद जो पॉइंट है इट इज अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले जो लिखी ये ग्रेविटेशनल फील्ड थी, अभी जो लिख रहे हैं इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस G इनटू मास अपॉन R। ठीक है, तो अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो ये अगेन वैसा ही पार्ट है, किसी यूनिट मास को इंफिनिटी से यहाँ पर आना होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉर आउटसाइड शेल कंप्लीट मास इज सिचुएटेड एट सेंटर, इसलिए जो पोटेंशियल रहेगा इट विल बी जी एम अपॉन कैपिटल स्मॉल आर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
दूसरा है इनसाइड शेल यही वैल्यू आ जाएगी v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर, वेयर small r will be less than capital R, that is point inside the shell. ठीक है, और फिर आप पोटेंशियल एनर्जी दे सकते हो। देखो पोटेंशियल के बारे में जब बात करते हो आप, तो इट इज ऑफ यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मास। जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करोगे तो दैट विल बी ऑफ कोई मास m। ठीक है, so therefore we will write about potential energy u ये रहने वाली है मास इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब एक पार्ट हमें और पता होना चाहिए। पोटेंशियल ये कोई रिंग है, इस एक्सिस पर सेंटर से अगर ये x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो यहाँ का पोटेंशियल आप लिखते हो, पोटेंशियल एट p विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर इसकी रेडियस है। सो एक्चुअली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये डिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, ओके सर। अब जो आखिरी पॉइंट यहाँ पर बचता है इसका ग्रेविटेशन चैप्टर का, इट इज अबाउट सैटेलाइट। तो एस्केप वेलोसिटी है सैटेलाइट के लिए अंडर रूट 2gm अपॉन कैपिटल आर या अंडर रूट 2g इंटू आर। दिस इज फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी रहेगी 2 चला जाएगा अंडर रूट gm अपॉन आर, इसको ही आप अंडर रूट gm अपॉन आर प्लस एच कह सकते हो। ठीक है, और फॉर नियर बाय सैटेलाइट h इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू r। अगर ऐसा है तो यू विल राइट velocity of orbiting satellite will be gm अपॉन r, इसको आप रूट 2 टाइम्स ये देखो gm अपॉन r को आप रूट 2 टाइम्स ve ऐसा लिख सकते हो। ओके, ve अपॉन रूट 2 आ जाएगा ना, रूट 2 इंटू ऑर्बिटिंग वेलोसिटी विल बी ve, so ve will be
सॉरी VO विल बी ऑर्बिटिंग वेलोसिटी विल बी VE अपॉन √2। ध्यान में रखना ये वैल्यूज लिखी है एस्केप वेलोसिटी हमने लिखी है फ्रॉम अर्थ सरफेस। This is also near to Earth surface. अब रही बात सैटेलाइट की एनर्जी की, ये आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आती है -GM इंटू M अपॉन R। काइनेटिक एनर्जी आती है, इट इज पॉजिटिव GMM अपॉन 2R। एंड मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी या टोटल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यह आएगी -GMM अपॉन R। R मतलब उसका सेंटर से डिस्टेंस, और 2R आएगी ना। -GMM अपॉन 2R, और यही बाइंडिंग एनर्जी भी रहती है। तो इतनी एनर्जी आप बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर सप्लाई करते हो तो सैटेलाइट तो क्या होगा, तो सैटेलाइट it will reach to a point where total energy will be zero, that is escape from Earth's gravitational field। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएंगे। क्या सही है? छोटा सा पार्ट विच इज मिसिंग, इट इज अबाउट केपलर्स लॉ। तीन लॉज है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड। ऑर्बिट का लॉ कहता है शेप इलिप्टिकल रहेगा, लॉ ऑफ एरियाज कहता है dA अपॉन dt इक्वल टू कांस्टेंट, it is L upon 2m where L is angular momentum। और लॉ ऑफ पीरियड कहता है t square is directly proportional to AQ। ठीक है, सो ये है हमारा पूरा ग्रेविटेशनल।
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे, कंपैरेटिव क्वेश्चंस रहेंगे और इसकी कंपैरिजन रहेगी ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है,